वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वर वर्णों के बारे में बृहद रूप से जान लिया था, उसका पूरा हो गया था। उसके अनुसार प्रश्न जैसे आते हैं वो भी हमने बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण का बृहद अध्ययन करेंगे, व्यंजन वर्ण के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। इसके बाद घोष, अघोष, सघोष सब कुछ, ठीक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा व्याकरण हम बताएंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा। आप हमसे जुड़े रहिए तथा वीडियोस को देखते रहिए। आपका व्याकरण किसी भी परीक्षा के अनुरूप है, सारी परीक्षाओं के अनुरूप तैयार हो जाएगा। व्याकरण इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं, चाहे टेट के लिए हो, चाहे सुपर टेट के लिए हो, चाहे लेखपाल लिए हो, चाहे यूपी पुलिस के लिए हो, चाहे यूपीएसआई के लिए हो। किसी भी परीक्षा, जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है और व्याकरण आता है, उसके लिए पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। आप केवल और केवल हमारे वीडियोस को देखते रहिए तथा साथ में अभ्यास करते रहिए प्रश्नों का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या व्यंजन वर्ण? व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण वे वर्ण है जिनका उच्चारण या कहिए जिनका जो वर्ण जो है व्यंजन के, वह किसी न किसी स्वर के सहयोग, स्वर में अधिकांश आ का ही है और दूसरे स्वर का नहीं है। आ स्वर के साथ उच्चरित होते हैं। जैसे का में देखिए अंत में क्या आ रहा है? आ का उच्चारण हो रहा है ना। कैसे? तब जाके का बन रहा है, ठीक। का केवल का बोलेंगे, इसमें आ का उच्चारण नहीं होगा। बिना आ के पूरा का, बिना स्वर के सहयोग के व्यंजन नहीं बन सकते। सीधा सा आसान परिभाषा, किताबी परिभाषा नहीं पढ़िए, जो आपको खुद से समझ में आए अपने से बनाइए परिभाषा। देखिए क्या, बिना स्वर वर्णों के सहयोग के या कहिए बिना आ के सहयोग के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता, व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। प्रत्येक के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। क्या? आ की। किसकी? आ की। चाहे का बोलिए चाहे खा। देखिए खा भी देखिए आप, तब भी देखिए आ रहा है। कुछ कोई भी वर्ण उठाइए, मां उठाइए तब भी देखिए आ रहा है, ठीक। हिंदी का व्यंजन का कोई भी वर्ण उठाएंगे उसके अंत में आ का उच्चारण होगा, सब में आ छिपा होता है, ठीक। और बिना आ का हलंत में व्यंजन होगा। और एक बात और व्यंजन की महत्वपूर्ण, क्या? व्यंजन की ध्वनियां मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हैं या कहिए बाधित होके ही निकलती हैं। जैसे का कहां से? कंठ से निकल रहा है ना, ये प्राणवायु निकलती है, कहां? कंठ पे टच होती है तब बाहर आती है। आप खुद ही महसूस करिए। का, फिर पा बोलिए, देखिए ओंठ से टच होके तब ओंठ बंद होता तब निकलती है। मां, चा, देखिए कहां टच हो रहा है? चा ताल पे टच हो रहा है कि नहीं? ता बोलिए आप, देखिए अपने उच्चारण कीजिए। ताल पे टच हो, तलवे पे टच हो। तो व्यंजन के प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक वर्ण कहिए मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं या उनसे बाधित होके ही उच्चरित होते हैं। और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33। ये आपको पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, इसमें भी फिर से हमने लिख दिया है, ठीक। और व्यंजन वर्णों की क्या निम्न 3 श्रेणियां हैं मुख्य जो है। कौन कौन सी? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत पांच वर्ग आते हैं। पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण है और यह मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए उच्चरित होते हैं। जैसे का वर्ग है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, का वाली लाइन पूरी आती है, इसको का वर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? इसका उच्चारण कहां से? कंठ से होता है। फिर वही चा वर्ग है दूसरा वाला, चा, छा, जा, झा, या। आपको वर्णमाला तो आती ही है, तो हमको बार बार पढ़ने क्या पढ़ें? देखिए आप, का, चा, छा, जा, झा, या। तो इसका क्या है? तालु है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ताल। आप अपने उच्चारण करिए, देखिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। करिए उच्चारण, का उच्चारण करिए। का, देखिए का कंठ, यहां आवाज टच हो रही है ना, प्राणवायु ऑक्सीजन जो मुख से आवाज निकल रही है फेफड़ों के बाद,
वह देखिए कहा का सीधा आके कंठ पे टच हो रही, कहा कंठ पे। और उसके बाद देखिए का, चाहे गा बोलिए, चाहे घा बोलिए, चाहे अंगा बोलिए, बीच में और कहीं जीवा टच नहीं हो रही है दांत पे, ना कहीं, केवल कंठ पे। देखिए कंठ पे आवाज रुकती है, उसके बाद सीधा बाहर, तो कंठ हो गया। फिर चा वर्ग में क्या है, तालु से। देखिए चा छा, कुछ भी चा छा जा झा या कुछ 5 में से किसी को बोलिए आप और अपने से महसूस कीजिए। देखिए जीवा कहां टच होती है, जीवा तालु पे टच होती है। तालु का क्या होता है, मुख के अंदर ये ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है, तो तालु में टच होती है। आप अपने से बोलिए, देखिए उच्चारण करिए तालु में। उच्चारण से आप अपने आप समझ सकते हैं इसको। अगर आप समझ गए एक बार उच्चारण करना, अपने से महसूस करना, तो आप कभी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। लिख के पढ़ के ज्यादा दिन याद नहीं रहता, लेकिन अगर महसूस कर लिया आपने एक बार इसको, आजीवन कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी परीक्षा में आए, और लगभग हर परीक्षा में 1 नंबर का 2 नंबर का इससे प्रश्न आता ही आता है। फिर टा वर्ग है, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा, यह 5 वर्ण आते हैं। और इसका क्या है, ये मूर्धन्य है। क्या है, इसको मूर्धा, ठीक। टा ठा डा ढा अड़ा। फिर वही ता वर्ग है, ता क्या है, दंत। ता था दा धा ना, ये 5 दंत है। क्या है, दंत। दंत का देखिए कैसे, ता बोलिए, ता बोलिए, लेकिन जीवा दांत में टच हो रही है ना, जीवा कहां दांत में टच हो रही। था बोलिए, देखिए था दा धा ना, कोई भी बोलिए, जीवा दांत में ही टच होती। फिर पा वर्ग, पा वर्ग में 5 आते हैं, पा फा बा भा मा। यह कहां से, या ओष्ठ से उच्चारण है इसका। क्या, ओष्ठ से। देखिए आप बोलिए पा फा, देखिए ओठ जब तक बंद नहीं हो तब तक इसका उच्चारण नहीं हो। ओठ से जब तक प्राणवायु टकराएगी नहीं और निकलेगी नहीं तब तक नहीं उच्चारण होगा। देखिए आप अपने से देखिए, पा फा, देखिए ओठ हर बार बंद हो रहा है, खुल रहा है। बा भा मा, अपने से आप बोलिए और महसूस कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, अंतस्थ। क्या आता है, अंतस्थ वर्ण। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी, स्पर्श व्यंजन वे वर्ण हैं जो कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ के परस्पर सहयोग से या कहिए स्पर्श से उच्चरित होते हैं तथा इनका उच्चारण इनके सहयोग के बिना संभव नहीं है, वह स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें कुल कितने वर्ण हैं, तो 25। देखिए 5 5 25, का खा गा घा अंगा, 5 देखिए आसान, एकदम सरल है, आपको याद रखना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। और इसको देखिए आप आसानी से याद कर लिए, कत मुद ओ। क्या, कत मुद ओ, या तो कहिए कत मुदो। क्या, कत मुदो, ये आसानी से याद कर लिए। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, हमेशा आपको याद रहेगा। महसूस कर लेंगे, अगर आप अपने से महसूस करके बोलिए और देखिए कहां टच हो रहा है, तो अपने आप आपको याद रहेगा। फिर अंतस्थ में 4 आते हैं, या रा लावा। और यह ये जीवा ताल दांत और ओंठ के, जीवा ताल दांत और ओष्ठ के सहयोग से या कहिए के परस्पर सहयोग से ही इसका उच्चारण होता है। या बोलिए, या देखिए ताल भी टच हो रहा है, जीवा भी टच हो रही है, और दांत भी टच हो रहा है और होठ का भी, चारों का सहयोग लेके इनका देखिए, या बोलिए, चाहे रा बोलिए, चाहे ला, चाहे वाह। महसूस अपने से बोल के महसूस किए, देखिए या, देखिए ताल भी टच हुआ, दांत भी टच हुआ, ओष्ठ का भी प्रयोग हुआ और जीवा का भी प्रयोग हुआ। इन चारों में चारों का प्रयोग, देखिए 4 है भी और 4 चीजों का प्रयोग भी होता है इसमें, ठीक।
और इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या इनको अर्धस्वर। और देखिए परंतु एक चीज और देखिए ध्यान देने की, कभी ये पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होते चारों में, लेकिन चारों के सहयोग के बिना अगर आप एक को भी रोक लेते हैं तो आप इनको नहीं बोल सकते। चारों का सहयोग होगा लेकिन चारों में पूर्ण स्पर्श नहीं होगा, ठीक, इसलिए इनको क्या अर्धस्वर भी बोलते हैं। अर्धव्यंजन, अर्धवर्ण कहिए, व्यंजन क्या, अर्धवर्ण। अर्धवर्ण या अर्धस्वर कुछ भी, स्वर में भी आते, अर्धस्वर कह सकते हैं इनको, ठीक। और स्वर वाली वीडियो में एक चीज आपको बताना भूल गए थे हम, आ को शहीद वर्ण भी कहते हैं। और शहीद वर्ण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यह देखिए प्रत्येक व्यंजन में कहीं ना कहीं निहित है, सब में आ का पूरी वर्णमाला में प्रयोग है, इसलिए यह सबके साथ लगा हुआ है। और इसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सबके साथ है, इसलिए इसको शहीद वर्ण भी कहते हैं। सही, कहीं भी परीक्षा में पूछ लेता है शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो शहीद वर्ण आ को कहते हैं। तो इसमें क्या, यारा लावा 4, फिर क्या है उष्ण। उष्ण क्या है, देखिए जब मुख के अंदर रगड़ या घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो, देखिए नाम से ही, शब्द से याद, ऊष्मा, ऊष्मा क्या, ऊष्मा, ऊष्मा गर्मी। शा देखिए वायु रगड़ कर घर्षण करते हुए बाहर आ रही है, सीधा वायु बाहर नहीं आ रही है, ठीक। शा, सा, सा, हा, ये 4 हैं। इनका उच्चारण कीजिए, देखिए महसूस कीजिए, देखिए वायु रगड़ते हुए बाहर निकल रही, हा, शा, ठीक। ये क्या था, व्यंजन के भाग थे। अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन, पहला प्रश्न तो बन सकता है व्यंजन वर्ण में, या कहिए व्यंजन में कितने वर्ण हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे, 33। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कितने भाग हैं, तो 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और देखिए हा छत्रज्ञ क्या है, ये नए वर्ण है हिंदी के, हा नहीं छत्रज्ञ, ये तीनों। छ देखिए कैसे बनता है, तो ये छ बन जाता है। और त्रा बनने के लिए क्या होता है, ता धन र, तो त्रा बन जाता है। इसी तरह ज्ञा का भी है, ये हिंदी के नए वर्ण है, ये मूल भाषा से नहीं है। मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। आर्य भाषा मूल भाषा, एक देव भाषा किसको कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत है। आपको हिंदी भाषा का हमने विकास पढ़ाया है, उत्पत्ति पढ़ाई है, भाषा के बारे में बताया है, फिर व्याकरण, फिर स्वर, और यह व्यंजन का है। भाषा का हमने पढ़ाया ना, तो आप इस कमेंट करके बताइएगा भाषा का विकास क्रम, ठीक, भाषा का विकास कैसे हुआ, या कहीं हिंदी भाषा का विकास क्रम बताइएगा। संस्कृत, उसके बाद फिर क्या कितने, चारों पांचों का जो भी है सबको बताना है। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ, जो प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 25 वर्ण आते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, 25 वर्ण। फिर का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, यह प्रश्न पूछ सकता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ, कंठ है। फिर चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसमें से कहीं भी प्रश्न घुमा पूछ सकता है, तो प्रश्न उत्तर इसी में रहेगा। प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है, प्रश्न को घुमा पूछ सकता है, आपको प्रश्न समझने की जरूरत रहती है। और व्यंजन से प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला,
इतने से ही उत्तर मिलना है आपको बस प्रश्न समझने की जरूरत है। फिर अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या, अब पूछ लिया आपसे कि अर्धस्वर किन वर्णों को कहते हैं, या अर्धस्वर को और किस नाम से जाना जाता है, या कहिए अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो अर्धस्वर कहिए या कहिए अंतस्थ व्यंजन, दोनों को घुमा फिरा के इसको कम से कम 5-6 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। अब फिर पूछ लिया अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 4 वर्ण आते हैं। ठीक, पूछ लिया अंतस्थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंतस्थ वर्ण का उच्चारण स्थान जीवा, ताल, दांत, ओष्ठ चारों जहां होगा वहीं से होगा। और यह पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते एक दूसरे को, प्रत्यक्ष नहीं समझ में आता। ठीक, इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत प्रश्न बन सकता है, ऊष्म व्यंजन को ऊष्म क्यों कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन का अभिप्राय क्या है। जिसका अभिप्राय रगड़ तथा घर्षण से है, और रगड़ तथा घर्षण से उत्पन्न होने वाले व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक, अब इसमें पूछ लिया। ऐसे ही अनेक प्रश्न बन सकते हैं, परंतु व्यंजन के प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। और छात्राज्ञा के बारे में पूछ लिया तो वह व्यंजन के नए वर्ण हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर तथा मित्रों के साथ अपने शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।